स्थूल शरीरं
पञ्चकं मिलित्वा यो भवति स विज्ञानमयः कोशः आनन्दमयः कः एवमेव कारणशरीरभूत अविद्यास्थमलिनसत्त्वं प्रियादिवृत्तिसहितं सत् आनन्दमयः कोशः एतत्कोशपञ्चकम् मदीयं शरीरम् मदीयाः प्राणाः मदीयं मनश्च मदीया बुद्धिः मदीयं ज्ञानम् इति स्वेनैव ज्ञायते तद्यथा मदीयत्वेन ज्ञातम् कटककुण्डलगृहादिकम् स्वस्मात् भिन्नम् तथा पञ्चकोशादिकम् स्वस्मात् भिन्नम् मदीयत्वेन ज्ञातम् आत्मा न भवति आत्मा न भवति हम सभी के व्यक्तित्व के मुख्य रूप से 5 आयाम हैं। ये हमारी पहचान के मापदंड हैं। पंचकोशों के रूप में जो वेदांत में चिंतन होता है, वो चिंतन इसलिए होता है क्योंकि हम अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में अनुभव करते हैं। जो वेदांत वेद्य आत्मा है, वो अभी आज एक व्यक्ति के रूप में जाना जा रहा है। तो जब हम व्यक्ति कहते हैं तो उसका तात्पर्य क्या है? हम व्यवहार में इस शब्द का निरंतर प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि कोई कहे जरा इस व्यक्ति को परिभाषित करो, व्यक्तित्व की परिभाषा बताओ, तो शायद मुश्किल हो व्याख्या करना। जिसको व्यक्ति कहा जा रहा है, वो क्या मापदंड हैं, वो क्या माध्यम हैं जिनकी वजह से आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा व्यक्ति बना हुआ है। तो उसमें सबसे स्थूल जो पहचान है वो अन्नमय कोश। फिर एक ऊर्जात्मक व्यक्तित्व है, वो भी हमारे व्यक्तित्व की एक पहचान है
पंचकोशों का विवेक करते समय ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि कोई भी कोश एक दूसरे से पृथक नहीं है, सभी एक दूसरे के पोषक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। उन्हें ऐसा नहीं होता है कि हम पांचों कोशों को अलग अलग रख करके और देख सकें। स्थूल शरीर नहीं होगा तो बल कहाँ होगा? जब हम कहते हैं कि मैं बलवान हूँ तो स्थूल शरीर को ध्यान में रख के ही कहते हैं। अच्छा, बल नहीं हो तो स्थूल शरीर क्रियाशील नहीं होगा, निष्क्रिय हो जाएगा। हर कोश एक दूसरे का पोषण कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे आयाम हैं जहां किसी एक तत्व की प्रधानता दिखती है, इसलिए वो आचार्यों ने ये विभाग किए। पूर्व में हम लोगों ने शरीरत्रय का वर्णन पढ़ा था। वो शरीरत्रय के ही ये 5 विभाग हैं। सोचने का एक तरीका है, एक ढंग है। वहां जिसको स्थूल शरीर कहा गया वो यहाँ अन्नमय कोश है। फिर वहां जिसे सूक्ष्म शरीर कहा गया वो यहाँ पर प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। तो ऐसे समझें कि सूक्ष्म शरीर के 3 हिस्से किए गए, 3 विभाग किए गए। इसका मतलब ये नहीं है कि सूक्ष्म शरीर 3 हिस्सों में बंट गया। सूक्ष्म शरीर है, लेकिन अलग अलग व्यवहार में अलग अलग तत्व की प्रधानता दिखाई देती है। इसलिए चिंतन के धरातल पर ये विभाग किया जाता है। फिर वहां जिसे कारण शरीर कहा गया था वही यहाँ पर आनंदमय कोश है। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश का विवरण देखा था। प्राणमय कोश में मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि यहाँ बल की बात हो रही है। प्राण का अर्थ केवल वायु नहीं लेना है। इसमें सूक्ष्मता ये है कि ये जो वायु है जिसको हम अभी प्राण कह रहे हैं, ये तो इंद्रिय गोचर है। ये जो श्वास प्रश्वास है ये तो स्पर्श किया जा सकता है इसका। जब सूक्ष्म शरीर का विवरण देख रहे थे तो वहां ये बताया गया था कि ये सूक्ष्म महाभूतों से बना हुआ है, अपंचीकृत महाभूतों से बना हुआ है। तो जो अपंचीकृत महाभूतों की सृष्टि है वो इंद्रिय गोचर नहीं है। ठीक है, ऐसे चिंतन को थोड़ा सा और सूक्ष्म करते जाना है। एक धरातल पर एक सत्य स्वीकृत हो जाए, फिर उससे और आगे चलते चलें। तो अब देखिए, प्राणमय कोश में ये जो श्वास प्रश्वास के रूप में जो प्राण है वो तो इंद्रिय का विषय है,
नेत्रेंद्रिय का विषय नहीं है, लेकिन स्पर्श इंद्रिय का विषय है। जब हम इंद्रिय गोचर कहते हैं तो कोई भी इंद्रिय हो सकती है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से श्वास प्रश्वास नहीं, बल्कि बल, हमारे अंदर जो ऊर्जा है, जो बल है, जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य ही 5 रूपों में क्रियाशील है इस शरीर में। प्राण, पान, ज्ञान, उदान, समान, ये मानो कि ये जो शरीर रूपी नगरी है, इसका रक्षक है। श्रीमद् भागवत महापुराण में इसको तो रखवाला बताया गया है। जो पुरी है, इस पुरी की रक्षा में 5 फणों वाला एक सर्प रहता है, जो निरंतर इसकी रक्षा करता है। तो जैसे कि जो समान वायु है, वो शरीर में पाचन का कार्य कर रही है। तो वहाँ कोई हवा चल रही है क्या? एक सामर्थ्य है अंदर जो वो कार्य कर रही है। कार्य विशेष के संदर्भ में ही बल का अनुमान होता है। बल तो प्रत्यक्ष नहीं है, बल इंद्रिय का विषय नहीं है। बल की अनुभूति हमेशा कार्य सापेक्ष होती है। एक व्यक्ति चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ नहीं करता है। अब कैसे पता लगे कि ये बलवान है कि निर्बल है? मुझे अखाड़े में ले चलो, है ना? उन्हें वो कोई क्रिया करे। तो हमारे शरीर में मोटे तौर पर 5 तरह की क्रियाएं दिख रही हैं। श्वास प्रश्वास एक क्रिया है, वो हो रही है। शरीर में पाचन तंत्र क्रियाशील है। शरीर में रक्त का प्रवाह निरंतर क्रियाशील है, सुषुप्ति में जाने पर भी। शरीर में जो विसर्जन तंत्र है वो क्रियाशील है। शरीर में जो अंगों का निर्माण है, उड़ान वायु है ना, वो अंगों के निर्माण का कार्य भी करती है। वो जो हमारा वैचारिक व्यक्तित्व है, उसका पोषण भी करती है। तो ये सब क्रियाएं हो रही हैं यहाँ पर। क्रिया हो रही है, इसलिए ये अनुमान होता है कि वो बल के बिना क्रिया नहीं हो सकती है। ये जो प्राण है बल के रूप में है। अच्छा, दूसरा कर्मेंद्रियों का एक विभाग है, 5 कर्मेंद्रियां हैं, वो भी सामर्थ्य विशिष्ट हैं। कोई इंद्रिय गोचर कोई पदार्थ तो है नहीं। तो वहां पर भी 5 तरह की क्रियाएं दिखाई देती हैं। तो ये अनुमान हुआ कि 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो चूंकि प्राण में भी और कर्मेंद्रियों में भी एक साम्यता दिखाई देती है, दोनों ही कर्म के हेतु बनते हैं, इसलिए इनका समुच्चय करके एक कोश नाम दिया गया, प्राणमय कोश। सामर्थ्य विशेष, तो हमारे भीतर जितने तरह के सामर्थ्य है उसको एक कोश के अंतर्गत रख दिया गया, वो प्राणमय कोश है। ये व्यक्तित्व का एक मापदंड है। जो जितना ऊर्जावान व्यक्तित्व का धनी है, वो उतने सफलतम कार्य करता है, वो कर्मठ होता है। अच्छा, फिर मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश में आप देखिए कि ये जो
प्रायः हमें ऐसा समझ में आया, यदि मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश में स्पष्ट अभी विभाग नहीं समझ में आया है, और वो असल में पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है। एक दिन एक रेखा खींची जाती है, फिर अगले दिन उस पर पुनः हल चलता है, तो वो और थोड़ा सा मजबूत होती है, थोड़ा रेखा मोटी होती है, तो कोई बात नहीं है उसमें। अच्छा, मनोमय कोश में ये बताया गया कि ये भावनात्मक व्यक्तित्व है। अब देखिए, एक व्यक्ति बहुत समझदार है, बहुत विद्वान है, लेकिन अगर उसके पास भाव संपदा नहीं है तो हम क्या कहते हैं? बोले समझदार तो बहुत है, लेकिन हृदय उसका कठोर है ना? वे क्या चीज है? भाव संपदा एक अलग चीज है, विचार संपदा अलग चीज है। कोई बहुत विचारवान हो सकता है, लेकिन भाव के धरातल पर वो दरिद्र हो सकता है। कोई बहुत भावुक हो सकता है, लेकिन वैचारिक धरातल पर हो सकता है वो अनपढ़ हो, ना समझ हो। तो ये विभाग तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और लोग तो कई बार बड़े उत्साह में, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कहते हैं कि देखो, मुझे जब क्रोध आता है ना तो कुछ सूझता नहीं है। अच्छा, इसलिए जरा उस समय तुम सावधान रहना। पता नहीं मैं क्या कर बैठूं, क्या कर बैठे? मुझे कुछ नहीं, बर्तन तोड़ूंगा और क्या। ये जो क्रोध है, ये भावनात्मक व्यक्तित्व का हिस्सा है। उस समय हमारा जो वैचारिक व्यक्तित्व है वो बेचारा दब गया। क्या कहते हैं? क्रोध आने पर विवेक कार्य नहीं करता है। जब मेरे अंदर बहुत आवेश आता है, उस समय पर मेरी बुद्धि पता नहीं कहां चली जाती है, ऐसे कहते हैं। तो क्या हुआ? दो अलग अलग हैं, इसीलिए तो जो विचारशील व्यक्ति है, ये क्या इमोशंस को लेकर बैठे रहते हुए? विचार करो, तर्क करो। अच्छा, ये तो सब इमोशनल लोग हैं, जान मजीरा लेकर बैठे रहते हैं, कुछ पढ़ना लिखना आता नहीं है, बस कीर्तन करते रहते हैं। ये विभाग दिख रहा है ना। और जैसा कि पूर्व में कहा गया कि ये एक दूसरे का पोषण करते हैं। जिसके विषय में विचार किया हमने, ये अच्छा व्यक्ति है, लेकिन उससे प्रेम नहीं किया तो वो अपना नहीं है। अच्छा है, ठीक है, समर्थ है, लेकिन वो मेरा नहीं है। लेकिन विचार से कोई व्यक्ति सज्जन मालूम पड़ा, संत प्रकृति का मालूम पड़ा, मन करता है इसके साथ मिला जाए, इससे मित्रता की जाए। तो विचार भाव का पोषण करता है। किसी के प्रति भाव है तो उसके विषय में और सुनने की, और जानने की, और विचार करने की इच्छा होती है। भाव विचार का पोषण करता है। शर्त यह है कि भाव और विचार एक दूसरे के सहयोगी बने। कभी ऐसा भी होता है
कि दोनों एक दूसरे से विपरीत जाते हुए मालूम पड़ते हैं। भाव कहीं लगा हुआ है, वैचारिक दृष्टि से वो गलत मालूम पड़ता है। मतलब मैं जानता तो हूं कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, लेकिन क्या करूं, छोड़ नहीं पाता हूं। क्यों नहीं छोड़ पाता? उसके साथ में आसक्ति हो गई, अटैचमेंट हो गई। कभी इनमें विपरीतता दिखाई देती है, कभी हम उस आकर्षण की ओर बहते चले जाते हैं जहां वैचारिक दृष्टि से हमको मालूम है कि ये पथ गलत है। तो अच्छा, अब हम चाहे हमारे अंदर भाव का प्राकट्य होता हो या विचार होते हों, इन दोनों के लिए जो सामग्री है वो इंद्रियां जुटाती हैं। ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये वो सामग्री अंतःकरण के सामने प्रस्तुत करती हैं जिन पर हम या तो भाव रखते हैं या उस पर विचार करते हैं। इसलिए मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश दोनों के साथ ज्ञानेंद्रियां जुड़ी हुई हैं। किसी ने कहा कि तुम अमुक के विषय में क्या भाव रखते हो, क्या सोचते हो? उसने कहा किस अमुक के विषय में? वो प्रश्न करने वाला है, अमुक माने अमुक? अमुक एक व्यक्ति है। लेकिन वो कौन व्यक्ति है उसका जरा परिचय तो दो। उन्होंने तुम अपने अंदर भाव परिचय दूंगा तो तुम सुन लोगे उसके विषय में, है ना, वो इंद्रिय का विषय बन जाएगा। तो क्या ऐसे किसी व्यक्ति के विषय में कोई भाव बना, ना तो जिसको हमने देखा है, ना जिसके विषय में सुना है? नहीं। आप भावों का विश्लेषण करिए, हमेशा वो इंद्रिय गोचर विषय के संदर्भ में ही होते हैं। गांधी जी के विषय में क्या भाव है आपके? आदर का भाव। अभी कहां से गांधी जी को देखा? देखा तो नहीं, लेकिन सुना है, पढ़ा है। इसलिए मनोमय कोश के साथ में इंद्रिय का साहचर्य बहुत जरूरी है। कोई ऐसा भी विषय हो सकता है जिसको आज हमने नहीं देखा सुना है, पूर्व में कभी देखा सुना होगा, उसके संस्कार बने होंगे, लेकिन संस्कारों की प्रकृति पर हम लोगों ने पूर्व में चिंतन किया है। संस्कार हमेशा अनुभवजन्य होते हैं। जिनका हमने अनुभव किया है वही संस्कारों के रूप में अंतःकरण में संचित होते हैं, और अनुभव तो इंद्रिय का विषय है। इसलिए ये मनोमय कोश बिना ज्ञानेंद्रियों के अस्तित्ववान नहीं हो सकता है। बोले नहीं, हमने एक व्यक्ति के विषय में कल्पना की है। अच्छा, उसके विषय में कभी देखा नहीं, सुना नहीं, मिले नहीं, कल्पना की है। अच्छा, तो हमारी कल्पना से निर्मित जो व्यक्ति है वो व्यक्ति मनुष्य की तरह है या किसी और तरह का है? तो एक मनुष्य विशेष जो आकृति है वो तो हमने देखा है, उस देखे हुए के आधार पर ही हमने एक काल्पनिक आकृति बनाई। हाँ? कोई ऐसी कल्पना की जाए जो हमारे
इंद्रिय गोचर पदार्थों के सर्वथा विलक्षण हो, सर्वथा भिन्न हो, उसका कोई रंग होगा, कोई आकृति होगी, वो रंग, वो आकृतियां सब हमने इंद्रियों से पहले देखा है, और उन देखे हुए सुने हुए दृश्यों को मिला करके फिर हम कोई एक काल्पनिक आकृति का निर्माण करते हैं। इसलिए ये तो बार बार मंथन करने पर, चिंतन करने पर यही समझ में आएगा कि भाव इंद्रिय सापेक्ष है। मुख्य रूप से ज्ञान इंद्रिय सापेक्ष, तो ये दोनों लगभग साथ ही चलते हैं, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश में बुद्धि की प्रधानता है, बुद्धि का कार्य है चिंतन करना और निर्णय लेना। ये दो कार्य बुद्धि के हैं, मुख्य रूप से चिंतन करना और निर्णय लेना। फिर जिसके विषय में हमने निर्णय लिया उसके प्रति हमारे मन में क्या भाव बनेगा वो अलग चीज है। हमने किसी एक व्यक्ति के विषय में चिंतन किया, उसके विषय में पहले सामग्री जुटाई, उसका परिचय पहले जाना, फिर उसके विषय में चिंतन किया। चिंतन करने का परिणाम ये निकला कि इस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा नहीं है, ये समर्थ है, बलवान है, संपन्न है, यशस्वी है, वो सब ठीक है, लेकिन इसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है। तो बहुत चिंतन करने के बाद अगर हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं तो उसके प्रति भाव क्या बनेगा? तो इससे दूर रहना ठीक है ना? कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके चिंतन से समझ में आया कि ये तो भले व्यक्ति हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी के विषय में सुनते हैं, किसी की महिमा का श्रवण किया, और जब हम उनके नजदीक गए तो जो सुना था उससे कहीं अधिक अच्छे स्वभाव के वो व्यक्ति मिले, तो क्या हुआ? मुझे प्रेम बढ़ गया, भाव बढ़ गया। तो ये जो वैचारिक व्यक्तित्व है ये भावों का पोषक है, भावों को पोषित करता है, और ये एक दूसरे के अंतरंग हैं। ये जितने व्यक्तित्व के आयाम हम देख रहे हैं, अन्नमय कोश से अंतरंग प्राणमय कोश, प्राणमय कोश से अंतरंग मनोमय कोश, मनोमय कोश से अंतरंग है विज्ञानमय कोश। इसको विज्ञानमय कोश क्यों कहते हैं? क्योंकि बुद्धि अपने कार्य का संपादन करने के अनंतर अंततः वो एक निर्णय पर पहुंचती है। निर्णय को विज्ञान बोलते हैं। पहले तो ज्ञान है, ज्ञान जब तक है तब तक वो हमारे चिंतन का विषय है, इंफॉर्मेशंस है हमारे पास में, सूचनाएं हैं, वो ज्ञान है। उन्हीं सूचनाओं के आधार पर जब हमने चिंतन किया, मनन किया, तो एक निर्णय पर पहुंचे। तो वो जो इंफॉर्मेशन है, ज्ञान है, अब वो विज्ञान बन गया। वो बुद्धि का फल है। इसलिए वहां पर निर्णय की प्रधानता होने के कारण विज्ञान में कोश नाम दिया गया। हम बुद्धिमान उसको नहीं कहते हैं, ध्यान देना, हम बुद्धिमान उसको नहीं कहते हैं जो बहुत सोचता है। बुद्धिमान उसको कहते हैं जो सोच के बाद निर्णय पर पहुंचता है। सोचने को तो हम कोई कम सोचते हैं।
महाराज कई बार रात को नींद नहीं आती सोच सोच करके। मुझे नींद नहीं आ रही है इस बात को सोच के भी नींद नहीं आती। तो सोचने में कोई कमजोर तो नहीं है, लेकिन सोचते हुए किस निर्णय पर पहुंचे हैं ये तो महत्वपूर्ण है ना। जो इंटेलेक्चुअल क्लास है जिसको हम बौद्धिक वर्ग बोलते हैं, वो कौन है? जो सटीक निर्णय पर पहुंचते हैं, जो दक्ष हैं। दक्ष शब्द का होता है तत्क्षण निर्णय लेने की सामर्थ्य है जिसमें, ये बौद्धिक लोग हैं। इसलिए विज्ञान की प्रधानता है। विज्ञान में कोश, बुद्धि का फल यही है कि वो निर्णय तक पहुंच जाए। वो हमेशा ही केवल एक वैकल्पिक क्षेत्र की तलाश करती रहे, ये तो बुद्धि की सफलता नहीं है। कई बार हमारा ऐसा व्यक्तित्व बन जाता है, हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये स्यातवाद है। स्यातवाद है। हम बोले मुझसे मत पूछो, मुझे तो सब ठीक लगता है। अच्छा, इसका मतलब किसी निर्णय पर आप नहीं पहुंचते हो। वो जो निर्णय है ना, वो निर्णय ही कालांतर में हमारी मान्यता का रूप धारण करता है। ये मेरी मान्यता है, ये मेरे नोशंस हैं। यहां तक चिंतन कैसे पहुंचा? पहले तो हमें इंद्रियों के माध्यम से इंफॉर्मेशन मिली, हमने डेटा कलेक्ट किया, इसके बाद उस पर मंथन हुआ, चिंतन हुआ, चिंतन के बाद निर्णय पर पहुंचे, और बार बार चिंतन करने के बाद जब हम उसी निर्णय पर पहुंचते हैं, तब वह निर्णय हमारी मान्यता का रूप धारण कर लेता है। ध्यान रखें, एक क्षण में पहली बार किया हुआ निर्णय मान्यता नहीं बनता है। जैसे दृष्टांत के लिए थोड़ा सा नेगेटिव सा दृष्टांत है, लेकिन समझने के लिए हमने राजनीतिक लोगों को देखा, राजनेताओं को देखा मैंने उनके विषय में पढ़ा, उनके विषय में सुना। क्या सुना? बोले वो तो पद पर जाते ही वो भ्रष्टाचार करने लगते हैं। एक के विषय में सुना, दूसरे के विषय में सुना, फिर तीसरे के विषय में सुना। शुरू में लगता था नहीं, कुछ लोग ही होते होंगे, उस लेवल तक पहुंच करके सभी ऐसे थोड़ी करेंगे। शुरू में तो अच्छी भावना होती है कि अच्छे लोग ही जाते हैं, लेकिन फिर एक के विषय में सुना, थोड़ा चिंतन किया, हो सकता है वो भावनाओं में बह गए हों। फिर दूसरे के विषय में सुना और चिंतन हुआ, और जब बार बार हमने सुना और उस पर चिंतन किया और बार बार चिंतन का परिणाम यही निकला कि ये तो भ्रष्ट लोग ही हैं, तब फिर हमारी वो मान्यता बन गई। अब अगर कोई इनोसेंट, कोई ठीक ठाक नेता भी दिखे तो वो मान्यता बन गई ना। पहले मान्यता नहीं थी, तो हमारे पास में विकल्प था कि हो सकता है ये अच्छा हो, ये बेहतर हो। लेकिन बार बार के निर्णय के बाद जब ये मान्यता बनी कि नहीं, ये सब तो एक ही तराजू के लोग हैं, उसके से बात नहीं करो। जैसे ये टोपी पहने हुए कोई दिखा, ये तो भ्रष्ट कौम है, ऐसे बोलते हैं तो इसलिए हमने कहा कि थोड़ा नकारात्मक सा दृष्टांत है। इसका उल्टा भी अच्छे लोगों की भी कौम होती है। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, जब हम उसके लोगों से मिलते हैं, उसके सदस्यों से मिलते हैं,
एक व्यक्ति से मिले, अच्छी अनुभूति हुई, फिर दूसरे से मिले, उनका वैचारिक व्यक्तित्व बड़ा साफ सुथरा मालूम पड़ा, फिर तीसरे से मिले, तो धीरे धीरे क्या मौसम बना, इस संस्था से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं। फिर अब उस संस्था का कहीं नाम भी आ जाए तो मन तुरंत ही आकर्षित होगा। ये तो ऐसी है, मान्यताओं तक पहुंचने में एक वक्त लगता है। अब ध्यान देना यह है कि इंद्रियों से जो हमें डेटा मिला, जो जानकारी मिली, उस जानकारी के आधार पर हम जब चिंतन करते हैं और चिंतन से निर्णय तक पहुंचते हैं, ये सारा कार्य विज्ञानमय कोश में हो रहा है। लेकिन वो हमारा निर्णय जब मान्यता का रूप धारण कर लेता है, वो मान्यता आनंदमय कोश में चली जाती है। आगे हम अगले कोश का वर्णन देखेंगे, लेकिन वो सबसे अंतरंग व्यक्तित्व है। हमने जिसके विषय में सुना है, केवल उसके विषय में हमारे मन में भाव बन रहा है, हम उस पर ज्यादा चिंतन नहीं करते हैं, तब तक वो मनोमय व्यक्तित्व का हिस्सा है। लेकिन जैसे उसके विषय में चिंतन शुरू किया, अब आप देखिए ना, हमने बचपन से भगवान के विषय में सुना, परमात्मा हैं, वो हमारे सुकृत हैं, हमारे मालिक हैं, संरक्षक हैं, सृष्टिकर्ता हैं, सृष्टि के संचालक हैं, ये सब सुना हमने। तो क्या हुआ? भाव बना। जब भाव बना तो फिर वो हमारे प्रेमास्पद बने, फिर उनके साथ में कोई संबंध जोड़ने की इच्छा हुई, उनको अपना बनाने की इच्छा हुई, तो उनके साथ में भाव को जोड़ना, उन्हें अपना बनाना, उनका स्मरण करना, ये तो भावमय व्यक्तित्व के अंतर्गत हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे करके जब भाव प्रगाढ़ होता गया, थोड़ा भजन में आनंद आने लगा, उनको याद करके अच्छा लगने लगा, तब फिर किसी दिन इस प्रश्न ने जन्म लिया कि जिनके विषय में मेरा प्रेम भाव है, जो मेरे आराध्य हैं, उनका स्वरूप क्या है, उनका अस्तित्व कैसा है, इसके विषय में चिंतन करना चाहिए, इसके विषय में सुनना चाहिए। तब फिर अब वो विज्ञान में कोर्स की ओर हम चल पड़े। कई बार लोगों को ये विज्ञान में कोर्स की ओर जाने में बड़ा भय लगता है। मेरे वो तो भाव का विषय है। अच्छा, हाँ जी, पोथी पढ़ देखो सभी को याद है, जगमुआ पंडित बयान कोए। अच्छा, पंडित कौन है? 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े। अभी बहुत विचित्र बात है भैया। इसलिए हमने उस शब्द को थोड़ा सा वजन देके बोला है। पहली पंक्ति में आप पढ़ाई को बिल्कुल मना कर दिए, आखिर 2.5 अक्षर को भी पढ़ने को कह रहे हो ना। तो पढ़ाई तो किसी काम की नहीं, तो फिर उसे भी क्यों पढ़ना? तो ऐसे नहीं, वो किसी दृष्टिकोण से बोला गया कोई वाक्य होता है, लेकिन वो कोई वेद वाक्य थोड़ी है, कोई वैदिक सत्य थोड़ी है।
ये तो महाराज बड़ी बेवफाई हो जाएगी कि हम प्रेम तो किसी और से करें और चिंतन किसी और का करें। विचार किसी और के विषय में चल रहा हो और प्रेम किसी और से कर रहे हैं। आप समझते हैं? जो ऐसा व्यक्ति होता है वो प्रशंसनीय नहीं होता है, इसलिए वो सब छोड़ दीजिए, इसकी जरूरत। और भावमय व्यक्तित्व से विज्ञान में व्यक्तित्व अंतरंग है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। और ये एक दूसरे का पोषण करते हैं, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। इसलिए जो लोग ये कहते हों कि अरे ये तो वेदांती हैं, इनमें कोई प्रेम थोड़ी है, वो असल में वेदांत जानते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है वेदांत क्या है। वेदांत तो महाराज वो जो हमारे आराध्य है ना, उनसे किंचित भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वो तो कहता है तुम मेरी आत्मा के रूप में ही मुझे मिल जाओ, अब 1 इंच की दूरी भी बर्दाश्त नहीं होती है। कोई कैसे कह सकता है? वो जानते नहीं, समझते नहीं। इसलिए वो हमारा भाव में व्यक्तित्व भी समर्पित हो। भगवान क्या कहते हैं? मयि एव मन आधत्स्व, और अगला वाक्य है मयि बुद्धिम निवेशय। एक ही वाक्य में 2 बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2 बात है इसलिए कह रहे हैं। मयि एव मन आधत्स्व, जो तुम्हारी भाव संपदा है वो मेरी ओर प्रवाहित हो, मुझसे जुड़ी हो, और जो तुम्हारी वैचारिक सामर्थ्य है वो भी मेरे प्रति समर्पित हो। चिंतन करें तो उसी का करें, उसका सगुण रूप कैसा है, निर्गुण रूप कैसा है, तत्व की दृष्टि से कैसा दिखता है, वो माया से उपहित होकर के कैसा मालूम पड़ता है, उसकी दयालुता का क्या रूप है। आखिर बुद्धि है तो वो चिंतन तो करेगी। अब 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो वो दुनिया का चिंतन करती रहे या फिर तत्व का चिंतन करे। समाज में यही विकृति है, यही विडंबना है। लोगों ने गलत तरीके से ये भ्रम फैला दिया कि अरे वो तो केवल अनुराग का, केवल भाव का विषय है। उससे हुआ क्या कि व्यक्ति चिंतन दुनिया का करता रहता है, और जबरदस्ती उसको ये कहा जाता है कि तुम प्रेम भगवान से करो। कैसे हो सकता है? चिंतन ये होता रहेगा। राजनीतिक धरातल पर क्या चल रहा है? अच्छा, इकोनॉमी कहाँ जा रही है? अच्छा, नोटबंदी का क्या असर हुआ? बिल्कुल सभा बैठी हुई है, चिंतन हो रहा है। और फिर ऐसे बुद्धिजीवी लोगों को कहा जाता है प्रेम वो कभी होता नहीं है। वो थोड़ा नाच लेना, गा लेना अलग चीज है, लेकिन भक्ति हो जाना तो जरा गहरी बात है। इसलिए इसमें विभाग मत करो। भाव का प्रवाह, वैचारिक प्रवाह एक ही दिशा में हो तभी बात बनती है। ये विज्ञान में कोश ऐसा है, इसमें चिंतन और निर्णय मुख्य रूप से 2 सामर्थ्य होती हैं। विज्ञानमय कहा उत्तर दिया गया, बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय पंचकम मिलित्वा यो भवति स विज्ञानमय।
कोशः। विचारों में स्पष्टता हो, प्रामाणिकता हो, सटीक निर्णय हो, ये विज्ञान में कोश के कुछ उसकी शर्तें हैं। विचार अगर प्रामाणिक नहीं है तो फिर हम अच्छे विचारक नहीं हुए। विचार मर्मस्पर्शी हो, तत्वस्पर्शी हो। अच्छा जी, उसके बाद में है आनंदमय। कहा आनंदमय कोश क्या है? अभी संक्षिप्त परिचय देखते हैं, विस्तृत चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। कहते हैं एवमेव, ठीक इसी तरह से, जिस तरह से हमने अब तक 4 कोशों का वर्णन देखा है, ठीक इसी तरह से एक और कोश है जो है तो बहुत अंतरंग, लेकिन वो भी कोश की भांति है। कोश हमेशा याद रखना है, कोश इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आत्मा वहीं उपलब्ध होगी। ये उपलब्धि द्वार है। जितने कोश बताए जा रहे हैं, मानो कि एक द्वार खोलते हैं तो और नजदीक गए, फिर दूसरा द्वार खोला, और नजदीक गए, फिर तीसरा द्वार खोला, और नजदीक गए। इस तरह से ये 5 कोश एक तरह से आत्मानुसंधान के 5 दरवाजे हैं। एवमेव कारण शरीरभूत अविद्यास्थ मलिन सत्वं प्रियादि वृत्ति सहितम सत् आनंदमय कोशः। इसमें 3 बिंदु हैं मुख्य रूप से। एक तो कारण शरीर भूत, ये जो आनंदमय कोश है, ये कोश कारण शरीर रूप है। जैसे जब अन्नमय कोश का वर्णन हुआ था तो वहां पर कहा गया था स्थूल शरीरम, यह आया था ना अंतिम वाक्य। ठीक इसी तरह से यहाँ पर आनंदमय कोश क्या है तो कहते हैं कारण शरीर को ही आनंदमय कोश कहते हैं। अच्छा, इसकी प्रकृति कैसी है तो बोलते हैं कि इसमें सत्व गुण है, सत्व गुणात्मक ये कोश है, लेकिन वह सत्व गुण मलिन है। क्या बोलते हैं? अविद्यास्थ मलिन सत्वम। अच्छा, मलिनता आदि क्या है उस पर हम चिंतन करेंगे। तो अविद्या में स्थित जो मलिन सत्व है, अब देखिए वैसे सत्व का जो गुणधर्म है वो ज्ञानात्मक है। हम जब त्रिगुणों का अध्ययन करेंगे तो वहाँ ये बताया जाएगा कि सत्व का कार्य ज्ञान और सुख, ये 2 सत्व गुण के कार्य हैं। और सत्व तो नैसर्गिक रूप से ज्ञानात्मक है, लेकिन वह सत्व अभी मलिन है और दूसरा अविद्या में स्थित है। अविद्यास्थ मलिन सत्वम। अच्छा, तो 2 लक्षण हो गए। एक तो कारण शरीर ही आनंदमय कोश है, दूसरा इस कोश में सत्व गुण है, किंतु वह सत्व गुण अविद्या से तादात्म्यपन्न है, ऐसे कह सकते हैं। और दूसरा उसमें मलिनता है, शुद्ध सत्व नहीं है ऐसे। और तीसरा लक्षण बताते हैं प्रियादि वृत्ति सहितम। इस कोश में ही प्रिय आदि वृत्तियां होती हैं। जो हमें सुख की अनुभूति होती है, उस सुख की अनुभूति के 3 विभाग किए गए। सुख से तो हम सभी परिचित हैं, तो लेकिन उसकी प्रगाढ़ता, उसकी स्थिति को 3 भागों में विभाजित किया गया।
वो क्या है? प्रिय, मोद, प्रमोद। 3 वृत्तियां बताई जाती हैं सुख की, प्रिय, मोद और प्रमोद। यहाँ पर कहते हैं प्रियादि, प्रिय आदि। तो आदि शब्द से हमको मोद और प्रमोद लेना है। तो प्रिय आदि वृत्तियों के सहित ये आनंदमय कोश है। ये हमारे व्यक्तित्व का सबसे अंतरंग व्यक्तित्व का, इस बात को ध्यान में रखना है। आत्म तत्व तो उससे भी अंतरंग है, लेकिन जब केवल व्यक्तित्व का विश्लेषण कर रहे हैं तो उसमें सबसे अंतरंग और सबसे सूक्ष्म ये आनंदमय कोश है। बस इस कोश का दरवाजा खुल जाए, कभी कभी कोई वस्तु होती है ना, बहुत सहेज के रखता है आदमी। क्या पहले एक बॉक्स में रखेगा, फिर उसके अंदर एक और छोटा डिब्बा होगा, उसके अंदर एक और छोटा डिब्बा होगा, ऐसे परत दर परत उसको खोलना पड़ता है। ऐसे ही महाराज ये जो प्रभु जी हैं हमारे, ये तो 5 कोशों के भीतर निवास कर रहे हैं। बहुत अनमोल है और बहुत दिव्य है। ऐसा लगता है कि जैसे उनकी जो चमक है, उनकी दिव्यता है, उसको छिपाने के लिए 5-5 कोश लगाने पड़ेंगे। एक कोश खोला, फिर एक बॉक्स मिला, फिर उसको खोला, दूसरा मिला, तीसरा मिला, चौथा मिला, इस तरह से। जो सबसे अंतरंग आवरण है वो ये आनंदमय कोश है। सत्वगुण के आवरण में ढके हुए हैं ये, इसलिए वहीं से प्रकट होते हैं। अब इन सिद्धांतों का साहित्य में इतना सुंदर दिग्दर्शन होता है। जो भागवत जी में वसुदेव जी का वर्णन आता है, तो वसुदेव जी कौन है? सत्वं विशुद्धं वसुदेव संगीतम। वसुदेव जी के यहाँ भगवान प्रकट हुए ना, अवतरित हुए। वसुदेव जी के यहाँ क्यों प्रकट हुए? क्योंकि वसुदेव जी शुद्ध सत्व प्रधान हैं। हृदय में परमात्मा का प्राकट्य तब होता है जब शुद्ध सत्व प्रधान अंतःकरण हो। सत्वं विशुद्धं वसुदेव संगीतम। जो निर्मल बुद्धि है वही माता देवकी है। आज क्या स्थिति है? बोले आज के दिन मलिन सत्वों, बस ये दिक्कत है। जब तक हम अज्ञान की दशा में हैं तब तक सत्व मलिन है। मलिन सत्वम, सत्व में 2 कंडीशन लगी हुई है, एक तो मलिन है और दूसरा अविद्यास्थ। एवमेव कारण शरीर भूत अविद्यास्थ मलिन सत्वम प्रियादिवृत्ति सहितम सत् आनंदमय कोशः एतत् कोश पंचकम। इस पर थोड़ा सा और चिंतन करेंगे हम लोग अगली कक्षा में। तो लेकिन अगला वाक्य बोलते हैं एतत् कोश पंचकम। ये 5 कोश हैं और जो आत्मा है वो पंचकोशातीतः सन्